है ना कि इन भाई साहब पर यकीन नहीं किया जा सकता, ये बाजार से खेलते हैं क्योंकि वर्किंग डेज चल रहे हैं, ट्रेडिंग के आवर्स एक्टिवेटेड हैं, ये उससे खेलते हैं, व्यापारी आदमी है ना ये, इनको पता है कि इनके एक बयान से कितना मार्केट में ऊपर नीचे हो सकता है, फिर शनिवार रविवार छुट्टी पड़ जाती है, तो बाजार में पैसा बनाने वाले इनके ट्वीट से पैसा बना जाते हैं। ये बहुत तगड़ा मैनिपुलेशन कर रहे हैं। अगर भविष्य में कोई अमेरिका में सही सा राष्ट्रपति आ गया तो वो इनके ऊपर जांच बिठाएगा। इन्होंने मार्केट के साथ तगड़ा खेला किया है, अभी मैं दिखाऊंगा कैसे खेला किया है। खैर, अब साहब सुबह 9:15 बजे ये अपने हवाई जहाज एयरफोर्स 1 में बैठते हुए कहते हैं और कहते हैं कि हमारा नेगोशिएशन जो है ना वो इस वीकेंड पर खत्म हो जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सब चीजें आगे अच्छे से बढ़ें और द मेन थिंग इज दैट ईरान विल नॉट हैव ए न्यूक्लियर वेपन। मेन थिंग यही है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेगा और उसे नहीं रखने देंगे। ये बात फिर से ये अपनी ओरिजिनल पर आकर टिक जाते हैं। इनसे पूछा जाता है सर ईरान का न्यूक्लियर डस्ट पर आप क्या कहेंगे? बोले हाँ हम ले रहे हैं, वी विल टेक इट आफ्टर द एग्रीमेंट इज साइन। हम उनसे ले लेंगे जब एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। बोले अभी तो आप कह रहे थे कि हो गया सब कुछ, लेकिन इनकी बातों में फिर से एक मत भिन्नता दिखाई दी कि इन्होंने कल जो बातें कही थी आज सुबह आते आते इन्होंने उसे एग्रीमेंट तक शिफ्ट कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि आसिम मुनीर ने हो सकता है कहा हो, उन लोगों ने कहा हो कि भाई इस्फहान में जहां बम गिरा है वहां न्यूक्लियर डस्ट पड़ी है, उसको दे दो, ले जाने दो इन लोगों को। 440 किलोग्राम की बात है, वो रहने देना। लेकिन अमेरिका खुश हो जाएगा कि इस्फहान में जहां बम गिराया था वहां न्यूक्लियर डस्ट मिली, वो अमेरिका वाले वापस ले गए। बोले ऐसा मान जाओ, पर बदले में क्या था कि ब्लॉकेड ये भी हटाएंगे, पर ये पीछे हट गए। ये पीछे हट गए तो बात आगे सरक गई। मतलब ये है कि ईरान और अमेरिका के बीच में कुछ तो बातें चल रही हैं, लेकिन इन बातों में जो ट्रस्ट करने लायक व्यक्ति नहीं बन रहा वो अमेरिका है। अमेरिका इन बातों में अल्टीमेटली खुद को विजेता दिखाना चाहता है, हार कर भी जीते हुआ दिखाना चाहता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो युद्ध से पहले खुली हुई थी उसे युद्ध के बाद भी खुले रहने देना चाहता है, लेकिन इसमें अमेरिकी साख दांव पर लगी है कि वो खुल नहीं पा रही है। इसके लिए इनके सारे वॉर टैक्टिक्स फेल हो रहे हैं। अमेरिका खुद को जीता हुआ दिखाने के लिए यूरेनियम की मांग पर अड़ा हुआ है कि हमें तुम यूरेनियम दे दो, हम तुम्हारा रास्ता खोल देंगे। यह अब अमेरिका की तरफ से चाहत है, लेकिन कुल मिलाकर ईरान अपनी बात पर अटका हुआ है। इनसे पूछा गया कि साहब आगे क्या कर दो? बोले अगर वो नहीं माने तो मैं फिर से बम गिराऊंगा। मतलब बात वहीं की वहीं खड़ी हुई है। अब आप सोचिए कल क्या खेल हुआ, मैं आपको वो दिखाता हूं। आपको याद है मैंने कहा सुबह सुबह मतलब शाम को ट्रंप ने अनाउंसमेंट मारा 6:30 बजे कि साहब देखो रास्ता खुल गया है। तो देखो क्या हुआ, जैसे ये हुआ ना ट्रंप का ट्वीट आया, बेचारे जहाज निकल पड़े, चलने लगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ तेजी से। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको देखोगे तो हंसी आएगी। जैसे ही सूचना आई सब निकल पड़े, बेचारा ये रोया नाम का जहाज फिर रोकर वापस आ गया। देखो सारे जहाज लौटने शुरू हो गए, ये सारे के सारे लौटने शुरू हो गए वापस। मतलब सोचो ट्रंप के अनाउंसमेंट के साथ ही जो जहाज खड़े थे ना वो चलने शुरू हो गए, चलो 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 खुल गया रास्ता, खुल गया। वहां जाके ईरान वालों का धप, अभी कोई रास्ता नहीं खुला है, चलो वापस। तो ये बेचारे सब की सब वापस आ गए। सोचो इसमें कितने देशों का तेल जा रहा होगा। ट्रंप के एक नौसिखिए बयान ने कितना ज्यादा लोगों के साथ भावनात्मक रूप से खिलवाड़ किया, कितने देशों की अर्थव्यवस्था के साथ खेला। ये आर्थिक रूप से अपराधी हैं। मतलब देखने वाली बात ये है, रास्ता नहीं खुला साहब, कोई बात नहीं। इन्होंने अपनी तरफ से बयानबाजी दी और उन्होंने कहा कि अगर नहीं हुआ तो मैं फिर से बम गिराऊंगा साहब, कोई बात नहीं साहब। इन्होंने अपनी तरफ से बयान कर दिया। इसमें असल मायने में खेल ये निकल रहा था कि कल जब ट्रंप ने ये घोषणा करी थी ना, उसके तुरंत बाद बाजार में S&P के अंदर कहा गया कि साहब रिकॉर्ड हाई टच हुआ। मतलब ब्रेकिंग निकल कर आई कल की खबर आप देख रहे हैं। S&P 500 क्लोजेस एट इट्स हाईएस्ट लेवल ऑन रिकॉर्ड एंड ऑफिशियली पोस्ट इट्स फास्टेस्ट रिकवरी सिंस 1982। 1982 के बाद अमेरिका का शेयर बाजार जो S&P स्टैंडर्ड पुअर्स जो है 500, वो 1982 के बाद सबसे तेज रिकवरी दिखाया। सोचिए एक राष्ट्रपति के बयान से अमेरिका का बाजार भी बेचारा खपेते में फंस गया, जो अगले दिन क्योंकि शनिवार था बाजार बंद होना था, मतलब 7.3 ट्रिलियन, मतलब सिंस इट्स लो ऑन 30 मार्च के बाद से अब तक 7.3 ट्रिलियन रुपीस डॉलर एक साथ ऐड हो गया। हर कंपनी के स्टॉक आप देख रहे हैं, एनवीडिया 9% चढ़ गया, एप्पल 3% चढ़ गया, गूगल 6%, माइक्रोसॉफ्ट 13%, सब शेयर एक साथ उठकर भागने लगे। क्यों? क्योंकि ट्रंप का बयान था। ट्रंप ने ये फ्राइडे के दिन सोच समझकर खेला था और वो बाजार के साथ खेले। बाजार के साथ खेलने का असर देखो कि जो
प्राइस है ऑयल की वो कहां तो $95 प्रति बैरल तक थी, वो $79 प्रति बैरल पर आकर गिरी ट्रंप के बयान से कि चलो अब तो कोई दिक्कत नहीं बचेगी। बाजार के अंदर बिटकॉइन का भाव देखिए, बिटकॉइन का भाव $77,000 तक पहुंच गया, जो गिरा पड़ा था $74,000 के आसपास $77,000 पर पहुंच गया। बाजार ने एकदम रिकवरी दिखाई कि चलो, लेकिन यह बात हमेशा की तरह ट्रंप पर वैसे ही लागू हुई जैसे पिछली बार इन्होंने 23 मार्च को भी ऐसे ही एक फेक न्यूज फैला करके बाजार के साथ खेला किया था। बहुत से लोगों का इनके ऊपर आरोप भी है कि ये अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए केवल ट्वीट के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से बाजार में मैनिपुलेशन करा के पैसा बनाकर ले जाते हैं। मतलब इन्होंने वो सारे के सारे काम कर दिए जिनके ऊपर मतलब इनके ऊपर आरोप लगता है। अब देखिए ना बाजार ने कितना तेजी से वृद्धि करी। 23 मार्च को भी तो ऐसा ही हुआ था। इन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें इन्होंने कहा था, आई हैव इंस्ट्रक्टेड द डिपार्टमेंट ऑफ वॉर पोस्टपोन एनी और ऑल मिलिट्री स्ट्राइक अगेंस्ट ईरानियन पावर प्लांट एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर 5 डे। 5 दिन के लिए ये बात बोली, बाजार उठ पड़ा। ये सब की सब जो चीजें ये पहले से करते आ रहे थे, वेल टेस्टेड एंड ट्रायल था, इस बार भी इन्होंने यही किया। मतलब समझिए कि बाजार में जिस तरह से इन्होंने हाल मचा रखे हैं, तेल की कीमतों को बढ़ाने से लेकर मतलब मार्केट को उठाने को लेकर के, ट्रंप बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल तरीके से बाजार से खेल रहे हैं या अपनों के साथ फायदा बना रहे हैं। अब ये तो देखने वाली बात होगी। खैर फिलहाल के लिए बाजार को समझना तो अपने आप में एक चुनौती है ही, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी दुनिया में इस समय एक बड़ी पहेली ट्रंप की वजह से बनी हुई है। बात बनते बनते बिगड़ जा रही है या बात बनी नहीं रही, केवल ख्यालों में है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस बीच में यूरोप के देश, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इनके साथ लगभग 45 से अधिक देशों ने कल बैठक करी। वर्चुअल बैठक हुई और तय हुआ कि भाई कमर्शियल व्हीकल्स को निकलने के लिए, वहां पर बिछी हुई माइंस को हटाने के लिए फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूके ये सब मिलकर के प्रयास करेंगे। इन सब ने बैठकें करी हैं कल और तय किया है कि भाई जैसे ही ये सीज फायर ऑपरेट होना शुरू होता है, हम यहां पर सेफ पासेस बनाएंगे, जहाजों को निकालेंगे विदाउट बीइंग ऑफेंसिव, किसी पर गोला नहीं फेंकेंगे, लेकिन रास्ता खोलेंगे और खुलवाने में मदद करेंगे, जहाजों की सुरक्षित यहां से निकासी तय करेंगे। इसके लिए यूरोपियन देश इकट्ठे हुए। भारत को भी यहां पर इन्वाइट किया गया। भारत की तरफ से यहां पर विक्रम मिस्त्री जी आपको बैठे हुए दिखाई दे जाएंगे। भारत से पूछा गया कि आपका क्या स्टैंड है। हमेशा की तरह भारत ने फिर से चुप रहना और कहा कि समय आने पर बताएंगे, वो जवाब दिया। यहां पर साहब इनका भी प्रेजेंस जरूर रहा। कुल मिलाकर यूरोप इस स्थिति में से कैसे जहाजों को निकालकर लाया जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कैसे सेफ पासेज बनाया जाए, और सबसे बड़ी दुविधा ये कि अगर ईरान को टोल लेने की परमिशन दे दी गई तो फिर दुनिया में जितने भी स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स हैं उन सब पर ऐसे ही नेगोशिएशन होने लगेंगे, जो कि ठीक नहीं है। कल की जो हमारी मास्टर क्लास हो रही है यूट्यूब पर, उस पर वेबिनार में, जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, आप जिसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें हम यही स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं कि कहां कहां पर मेजर चोक पॉइंट्स हैं। ठीक है साहब। एनीवे, तो ये कहानी है साहब अपडेट के रूप में। बाकी आप लोग इसे कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो शतरंज का खेल बन चुकी है। प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता। आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे, ये और सुनिश्चित करेगा।